नमस्कार। जब से केंद्र सरकार कृषि अध्यादेशों को लेकर आई है, तब से नई बहस ने जन्म ले लिया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार बार-बार यह कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों को अपनी आय को दुगनी करने में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन और विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि इससे किसानों को फायदा नहीं, उल्टे उनको नुकसान होने वाला है, किसानों का अधिक शोषण होने वाला है इन विधेयकों के माध्यम से। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये विधेयक कौन-कौन से हैं। जो पहला विधेयक है वो है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस विधेयक के माध्यम से एक राष्ट्र एक कृषि बाजार की कोशिश की गई है और सरकार ने किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज को बेचने में छूट दी है। इससे होगा क्या कि किसान और व्यापारी को उपज की जो खरीद और बिक्री है वो राज्य की मंडी के बाहर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और जो दूसरा बिल है वो मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक है। इसका मतलब है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है कि कृषि के लिए जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपना ध्यान दे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। और जो तीसरा है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसमें सरकार ने जो खाद्य पदार्थ हैं उनके उत्पादन और बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया है, जिसमें तिलहन, दाल, आलू, प्याज आदि हैं, उनको उत्पादन के जो स्टॉक है उसकी सीमा को हटाने का फैसला किया गया है। तो यदि हम अब इनको देखें तो इन तीनों फैसलों को मूल रूप से सरकार ने किसान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया है। जी हाँ, ऐतिहासिक कदम बताया है। लेकिन इन्हीं अध्यादेशों को लेकर बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न हैं जो किसानों के मन को कौंध रहे हैं। उनको इन अध्यादेशों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि उनके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी दिया जाना बाकी है। सरकार चाहे मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बार बार जवाब दे रही हो, लेकिन जब तक इसका ठोस समाधान नहीं किया जाएगा, इन जो अनसुलझे प्रश्न हैं उनका जवाब सरकार नहीं देगी जब तक किसानों के मन से ये जो दुविधा है यह दूर नहीं होगी। यह दुविधा कौन कौन सी है, ये कौन कौन से अनसुलझे प्रश्न हैं, उनकी हम बात करते हैं। जो सबसे पहली जो बात करते हैं कि जो प्राइवेट एजेंसियों को अब तक किसने रोक रखा था कि वो किसानों को अच्छे रेट ना दें, तो वो अब से पहले भी प्राइवेट एजेंसीज खरीद सकती थी। तो उस कानून का नाम बताइए जिस कानून ने इन प्राइवेट एजेंसियों को अब तक रोक रखा था कि ये किसानों का अच्छे रेट पर अनाज ना खरीदें। दूसरा, यदि हम बात करें तो उस स्टेट का नाम हम जानना चाहते हैं, किसान जानना चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब का किसान अपने चावल बेचकर कहाँ ज़्यादा रेट पा सकता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ही रेट होते हैं गेहूं चावल के, तो हरियाणा का किसान कहाँ जाए, कहाँ जाकर अपने अनाज को बेचे ताकि उसको अधिक कीमत मिले। इसी प्रकार से कपास बेचने के लिए कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा, कौन से स्टेट में जाकर अपने सामान को बेचे किसान, यह भी बता दिया जाए। जो व्यवस्था अब तक पूरे देश में लागू हो रही है यह पहले से ही 2006 से बिहार में लागू है और बिहार का किसान इतना पिछड़ गया है इस महान कानून के आने के बाद, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 2006 से वहाँ लागू है, 14 साल हो गए हैं, तो वो कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे हैं यह हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम जो बिहार का किसान है वो कितना फायदे में गया है इन कानूनों के आने से। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो जो धान का रेट है वो एमएसपी है, वो लगभग 2000 के आसपास या उससे थोड़ा कम ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती थी किसान को। लेकिन धान घोटाला करने वाले बिहार में यह 1100 रुपये में ही धान बिक जाता है, एमएसपी तो मिलता ही नहीं वहाँ पे। तो इस बात को यदि हम पंजाब हरियाणा के दृष्टिकोण से देखें तो फिर क्या कहें कि अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ भी ऐसे ही होने वाला है जो बिहार के किसानों के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार ये सोचने वाली बात है, किसानों के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है, यदि बिहार का किसान इन कानूनों से फायदा नहीं उठा पाया तो दूसरे जो राज्य हैं पर्टिकुलरली हरियाणा और पंजाब के किसान वो किस प्रकार से
फायदे में रह सकते हैं। ज़्यादातर फसलें हैं उनका रेट हरियाणा और पंजाब में बाकी राज्यों से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेट होते हैं, एमएसपी मिलता है, और एमएसपी के कारण, एमएसपी क्यों है? क्योंकि यहाँ मंडियों का एक अच्छे से जाल फैला हुआ है। तो क्या आगे जाके ऐसा हो पाएगा? क्यों? क्योंकि मंडियां तो बंद होने वाली हैं। मंडियों से बाहर बेचने की व्यवस्था की जा रही है सामान को। मंडियों के अंदर की व्यवस्था तो पूरी हो नहीं पाई, अब बाहर की जा रही है। तो यदि मंडियों से बाहर किसानों का क्या हल होगा, यह अब आसानी से समझ में आ सकता है। इसी प्रकार से यह साबित कौन करेगा कि कैसे जो जरूरी, जो आवश्यक वस्तु है, अधिनियम है, उसमें बदलाव के कारण जमाखोरी नहीं होगी। जमाखोरी करने की बजाय यह किसानों के हक में है। क्या किसान किसी तरीके से पहले भी भंडारण कर पाया है? क्या स्टोर कर पाया है? नहीं। यह एक तरीके से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने की बात है। इस प्रकार से यदि हम कहें तो अगर ओपन मार्केट किसानों के लिए फायदेमंद होती, तो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम है वो क्या था, उसका क्या हुआ? तो इस प्रकार से हम यह कहें कि अर्थव्यवस्था के पहले से ही जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें कई तरह के डिसीजन लिए जा चुके हैं, और उनका क्या हाल हो गया है ये हम सब जानते हैं। कोविड के कारण जो इस फाइनेंशियल ईयर के जो आंकड़े आए हैं विकास दर के, कृषि को छोड़कर सबके नेगेटिव हैं। पूरे विश्व में हम सबसे निचले स्तर पर हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसने सकारात्मक विकास दर दी है 3.2%। उसके बावजूद भी अब हम इस सेक्टर को उंगली करने में लगे हुए हैं। क्या कृषि क्षेत्र उनको नहीं भा रहा जो ठीक से सकारात्मक विकास दर दे रहा है? अब हम उसके लिए ये नए विधेयक ले आए हैं ताकि यह भी पिछड़ जाए, यह भी खराब हो जाए। तो हम एक तरीके से कहें तो ये जो विधेयक हैं, जो किसान जो कहना चाहता है, ये जो विधेयक हैं यह किसान के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए ये विधेयक हैं। किस प्रकार से बाजार के लिए हैं? यदि हम बात करें इन विधेयकों की, तो यह किसानों को किसी भी तरीके से उनके फायदे के लिए नहीं जान पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसानों का यह मानना है कि किसान ये मान रहे हैं कि यह विधेयक उनके लिए नहीं बल्कि यह बाजार के लिए है। यदि इस बात को हम इस तरीके से भी समझें कि राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के कहीं भी ठीक से जान नहीं पड़ता है कि व्यापार को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो किस प्रकार से ठीक है। क्योंकि जो हमारे देश में 86% जो किसान है वो छोटे किसान हैं। वो एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा पाते अपनी फसल को बेचने के लिए। दूसरे राज्यों में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह बिल बाजार के लिए बना है, ना कि किसानों के लिए। इस बिल के मुताबिक जिसमें किसानों को नई तकनीक से जोड़ने की बात कही गई है, छोटे जो 5 एकड़ जमीन वाले किसान है उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा पहुंचाने की बात है। वो किस प्रकार से फायदा ले पाएंगे? उनके मन में जो इतने सारे हमने जो अनसुलझे प्रश्न है उनकी बात की है, तो उनसे भी नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, इस प्रावधान के जरिए किसान अपनी ही जमीन पर एक तरीके से मजदूर की तरह काम करेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन विधेयकों के माध्यम से, और यदि हम आवश्यक वस्तु विधेयक बिल की भी बात करें, तो उन सब के माध्यम से इन विधेयकों में से जो निकल कर आएगा किसान के लिए वो यह होगा कि कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। ना सिर्फ इससे जमाखोरी बढ़ने की एक तरीके से वैधता हो गई है, बल्कि इन चीज़ों पर अब कंट्रोल भी नहीं रहेगा। और किसानों के जो ये अनसुलझे प्रश्न हैं, जब तक इन अनसुलझे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, किसानों के मन में एक तरीके का द्वंद्व रहेगा, असुविधा रहेगी। किसान सोचता ही रहेगा कि यह किस प्रकार से ये विधेयक उनको फायदा पहुंचाने वाले सिद्ध होंगे और किस प्रकार से किसानों की आमदनी आने वाले 1 साल में दुगनी होगी।